फातिमा शरारे का पल्लू संभालती हुई मेंशन के अंदर दाखिल हुई तो दिल की धड़कने की रफ्तार तेज हो चुकी थी। वो एक बड़ी सी दिलकश हवेली थी जिसके इर्द गिर्द महंगे गार्डन्स और खूबसूरत फनूस नजर आ रहे थे। रोशनों की चमक धमक, आराशी आईने और सफ़ेद संगे मनमर की चमक ने उस जगह को ख्वाबों जैसा बना रखा था। वो बेखुदी के आलम में जगह जगह देखती जा रही थी। दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। ये दुनिया इसकी अपनी नहीं लग रही थी। अभी वो दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग का जायजा ले ही रही थी कि अचानक अपक अकब से एक तेज नस्वानी आवाज़ ने उसे ठटकने पर मजबूर कर दिया। तो तुम हो वो जिसे अहमद ने अपने लिए मुंतखब किया है। फातिमा ने बेख्तियार पलट कर देखा। सामने एक जवान पुरएतमाद लड़की खड़ी थी जिसने एक खूबसूरत पैंट शर्ट पहनी हुई थी। इसका अंदाज इतना बावकार था कि एक लम्हे को फातिमा को लगा जैसे वो किसी शहजादे से मिल रही हो, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हकारत वाज़ेह थी। फातिमा ने नरमी से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अल्फाज गले में ही अटक गए। उसकी नज़र अभी तक उस लड़की के गुरूर भरे चेहरे पर जमी हुई थी कि अचानक करीब से एक मुलाजमा आ गई। बेगम साहिबा, अहमद साहब ने कहा है कि आप उनके कमरे में चली जाएं। फातिमा ने बेख्याली में सर हिलाया और एक आखिरी नज़र उस हसीन लड़के पर डालकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन वो चंद ही कदम चली थी कि अचानक उस लड़की ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। फातिमा बेसाख्ता रुक गई। सुन लो, लड़की ने अपने बन में चढ़ाते हुए कहा, अहमद सिर्फ मेरा है। तुम्हें यहाँ सिर्फ उसके बच्चों की आया बनाकर लाया गया है। वही बनकर रहना। बीवी बनने की अगर गलती भी की तो मैं तुम्हारी यहाँ कब्र खोद दूंगी। फातिमा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। मैं तानिया वकार हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो मैं हासिल करके ही रहती हूँ, उसने गुस्से से कहते हुए फातिमा का बाजू छोड़ा और तेज़ कदमों से मेंशन से बाहर निकल गई। फातिमा ने अपनी आंखों में जमा होने वाले आंसुओं को सख्ती से रोका, लेकिन दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो उस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अपनी चच्ची के दबाव और घर वालों की इज्जत बचाने के लिए वो मजबूर हो गई थी। खामोशी से इसने मुलाजमा के पीछे चलना शुरू कर दिया। मेंशन के हर कोने से एक अनोखा जाओ जाओ जलाल नजर झलक रहा था, लेकिन फातिमा को ये सब एक कैद खाने की तरह महसूस हो रहा था। सीढ़ियों से गुजरते हुए इसने झटकों से बाहर की मंजर देखा। बाग के आखिर में वही लड़की तानिया किसी फ़ोन पर गुस्से से बात कर रही थी। फातिमा के दिल में एक अजीब सी बेबसी सरायत कर गई। अहमद अहमद उसके कमरे में दरवाजे पर पहुंचकर मुलाजमा ने एहतराम से कहा, यह रहा इनका कमरा। फातिमा ने शुक्रिया के अंदाज में सर हिलाया और दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। एक बड़ी सी खिड़की से चांदनी फर्श पर बिखरी हुई थी। दीवारों पर लगी तस्वीर में एम्मा का एक मजबूत पुरएतमाद शख्स नजर आ रहा था, लेकिन उस वक्त कमरा खाली था। फातिमा ने कदम अंदर रखा और इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। हर चीज़ अपनी जगह पर तरतीब से रखी हुई थी। कमरे की एक सिमत में किताबों की एक बड़ी सी अलमारी थी जो अहमद की शख्सियत की गहराई को ज़ाहिर कर रही थी। फातिमा ने थके हुए कदमों से सोफे पर बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। तानिया कौन थी? अहमद ने उसे क्यों मुंतखब किया था? और सबसे बढ़कर उसकी अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या रह गया था? वो धीरे धीरे माजी की तलख यादों में खोती चली जा रही थी। शादी से एक दिन पहले वो अपनी चची रहमत बेगम के कदमों में बैठी हुई थी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से तर था और उसकी लरजती हुई आवाज़ में आजी झलक रही थी। चची, खुदा के लिए मेरी शादी अहमद हमदान से ना करें। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो किसी मासूम लड़की के दिल की गहराइयों से निकलता था। वो दो बच्चों का बाप है और जो लोग कहते हैं कि उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। रहमत बेगम कुर्सी पर बैठी बेनियाजी से उसकी तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में बेरहमी थी। फातिमा, जो बात तुम कह रही हो वो हमारे लिए शर्मिंदगी है। तुम्हारी छत के नीचे पली बड़ी हो, हमारे टुकड़ों पर जिंदगी गुजारी है। अब वक्त आया है एहसान चुकाने का। तू ये ड्रामा क्यों कर रही हो? फातिमा के आंसू और तेज हो गए। उसने अपने लरजते हाथों से चच्ची के पाँव को थाम लिया। चच्ची, मैं जानती हूँ कि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अहमद कोई मामूली इंसान नहीं।
वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है। मैं उसकी दुनिया में नहीं जा सकती। मुझे माफ़ कर दें। रहमत बेगम की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने पाँव झटके और फातिमा को सख्ती से पीछे धकेल दिया। चुप रहो। उनका लहजा कड़कदार था। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद अगर मैं और तुम्हारा चचा ना होते तो तुम सड़कों पर भीख मांग रही होती। ये जो जिस्म पर कपड़े और पेट में रोटी है, ये सब हमारी दी हुई है। फातिमा बेबसी से कांप रही थी। चची, ये सब ठीक है, लेकिन लेकिन अपनी ज़िंदगी की ऐसी कुर्बानी कैसे दे सकती हूँ। रहमत बेगम का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। ये कुर्बानी नहीं है, ये हमारा हुक्म है, और अगर तुमने इस हुक्म को ना माना तो याद रखो, मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगी। फातिमा को लगा जैसे ज़मीन उसके पांव तले से निकल गई हो। वो इन अल्फाज पर यकीन नहीं कर पा रही थी। यही चची जिन्हें वो अपनी माँ समझती थी, आज उनका ये शफाक चेहरा देखकर उसकी दुनिया अंधेर हो गई थी। चची, मैं उसके अल्फाज गले में अटक गए। रहमत बेगम ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। चुपचाप उस शादी के लिए तैयार हो जाओ। कल तुम्हारी मेहंदी है, और अगर तुमने कोई हरकत की तो याद रखना, तुम्हारे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फातिमा वहीं फर्श पर बैठी रह गई। उसके दिल में हौल उठ रहा था। उसके ख्वाब, उसकी मासूम उम्मीदें सब एक लम्हे में टूट कर बिखर गई थी। वो हमेशा से अपनी चच्ची को अपनी माँ मानती थी। उनकी हर बात को हुक्म समझकर कबूल करती थी, और वो उनके घर का हर काम करती, उनकी खिदमत में लगी रहती थी। चच्ची की अपनी बेटियां थीं जो अक्सर उस पर हुक्म चलाती थीं, लेकिन फातिमा ने कभी उनके रवैये पर शिकवा नहीं किया था। लेकिन आज जब उसे उस सब से मोहब्बत और हमायत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कोई भी उसके साथ खड़ा ना था। उसके दिल में एक हौलनाक ख्याल आया कि अगर वो इनकार करे तो चच्ची वाकई उसका गला घोंट देगी। उसने यकदम आंखें खोली थी। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसकी ज़िंदगी का यही मुकद्दर था। क्या उसे वाकई एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में जाना था जो अपनी बीवी का कातिल था और जिसकी दुनिया खतरे और खौफ से भरी हुई थी। फातिमा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, और उसका दिल दुआ कर रहा था कि काश कोई मौजज़ा हो जाए, काश कोई उसे इस अजाब से निकाल ले। लेकिन वो जानती थी कि ज़िंदगी ने उसे तन्हा छोड़ दिया था, और अब उसे अपनी तकदीर का सामना अकेले ही करना था। कमरे की खामोशी में फातिमा अपने दिल की टूट फूट के साथ बैठी हुई थी। सोफे पर सुखड़ी समटी सुर्ख दुल्हन के जोड़े में वो किसी हारे हुए परिंदे की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवालात थे। अचानक दरवाज़ा एक झटके से खुला और अहमद हमदान कमरे में दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज़ और गले में पड़ी काली चादर में वो अपनी मर्दाना वजाहत का भरपूर मुजाहरा कर रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में बेअतनाई थी। जैसे ही उसकी निगाह फातिमा पर पड़ी, एक लम्हे को उसकी नज़रों में कुछ नरम सा तासुर आया, लेकिन अगले ही पल वो तासुर सख्ती में बदल गया। रो क्यों रही हो? मारा है मैंने तुम्हें? अहमद की आवाज़ गूंजी तो फातिमा ने चूंकर सर उठाया। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ उठीं, जहाँ वो बुरी धाक के साथ खड़ा था, जैसे किसी मुजरम को सजा देने आया हो। वो फौरन घबरा कर खड़ी हो गई। उसके लब कांपने लगे, लेकिन अल्फाज अदा करने की हिम्मत ना हुई। अहमद ने एक नज़र उसके दुल्हन के चेहरे पर डाली, फिर सख्त लहजे में बोला, इतना सजने संवरने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम्हारी चच्ची को मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखती हो। फातिमा की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने सांस रोक ली, जैसे उसके हर लफ्ज़ के साथ उसका दिल कुचला जा रहा हो। और सुन लो लड़की, अगर तुमने कोई गलती की तो याद रखना कि मैं माफ़ नहीं करता, बल्कि सज़ा देता हूँ। मैं तुम जैसी लड़की को देखना भी गवारा नहीं करता। तुम्हारी हैसियत मेरे बच्चों की मुलाजमा से ज़्यादा कुछ नहीं। फातिमा का दिल जैसे बंद होने लगा। उसने अपनी पलकों की नमी को रोकने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आंसू उसकी गालों पर बहने लगे। वो कुछ लम्हे के लिए कहने के लिए लब खोलने ही लगी थी कि अहमद उसकी तरफ बढ़ा। चलो, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। अहमद ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे झटके से कमरे से मुंसलिक बालकनी की तरफ ले गया। अहमद साहब, प्लीज़।
फातिमा की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अहमद ने कोई जवाब ना दिया। उसे धक्का देकर बालकनी में ले गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। ठंडा शीशे का दरवाज़ा उसकी उम्मीदों की तरह बंद हो चुका था। अहमद ने पर्दे में खींच दिए ताकि अंदर से बाहर का मंजर ना देखा जा सके। फातिमा एक लम्हे के लिए सुन हो गई, फिर दीवानावार दरवाज़ा पीटने लगी। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, प्लीज़ ऐसा ना करें। उसकी आवाज़ बारी आंसुओं में डूबी हुई थी। बालकनी के फर्श पर बैठते हुए वो रोने लगी। सर्द हवा उसके वजूद को काट रही थी। मौसम सरमा की रात अपने पूरे जबर के साथ उस पर मुसल्लत हो रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था और उसका दिल एक भारी बोझ से दब गया था। ये कैसा नसीब है, वो खुद से बोली। बचपन में माँ बाप चले गए, सोचा था कि शादी के बाद शौहर के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी सांसें भी बेईमानी हैं। उसकी आंखों में माजी की यादें तैरने लगी। अपने वालिदैन के बगैर गुजरी ज़िंदगी, चच्ची का सख्त रवैया और आज ये नई आजमाइश। सर्दी में उसके हाथ बर्फ़ जैसे हो गए थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जिस्म सर्दी और थकन से शल हो चुका था। बालकनी के फर्श पर आसमान की तरफ देखते हुए वो रोती रही। आंसू उसकी गालों से टपक कर सर्द ज़मीन पर गिरते रहे। सर्दी की शिद्दत ने उसके जिस्म को अपने काबू में ले लिया और वो रफ्ता रफ्ता बेहोश हो गई। फातिमा के दिल की चीखें, उसके ख्वाबों के टूटने की सदाएं और उसकी बेबसी उस रात की खामोशी में दफन हो गई और वो बेहोश ज़मीन पर पड़ी रही, जैसे किस्मत ने उससे हर चीज़ छीन ली हो। दूसरी जानब रात की अहमद हमदान जिस पर बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बिल्कुल सीधा छत को घूर रहा था। उसके दिमाग में माजी की किरचियाँ घूम रही थी, वो जो हर लम्हा उसे जख्मी कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था और उसकी मुट्ठी सख्ती से बंद थी। वो किसी औरत ज़ात पर दोबारा भरोसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। माजी के जख्म अभी तक ताज़ा थे। वो चेहरा, वो धोखा, वो गद्दारी बार बार उसके जेल में आकर जहर घोल रही थी। ये सब औरतें एक जैसी होती हैं, बेवफा, धोखा देने वाली। वो ज़हरीला पड़पड़ाया और अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं, जैसे इन तलख यादों को दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये मुमकिन ना था। थोड़ी देर के बाद अचानक उसके ज़हन में अपने बच्चों का ख्याल आया। उसकी पेशानी में पड़े बल एकदम हमवार हो गए। वो फ़ौरन बिस्तर से उठा, वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ उसके बच्चे सो रहे थे। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला तो अंदर गहरी खामोशी थी। वो मासूम फूलों की तरह बिस्तर पर पड़े गहरी नींद में डूबे हुए थे। दोनों बच्चों के चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे। उनके नन्हे हाथ और गोल मटोल रुखसार देखकर अहमद के दिल में नरमी आ गई। वो धीरे से उनके पास जा बैठा और एक गहरी निगाह उन पर डाली। मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, उसने खुद से कहा और मुस्कुरा दिया। वो दोनों जुड़वां बच्चे बिल्कुल एक जैसे थे। उनके छोटे छोटे बाल, मासूमियत से भरपूर चेहरे और सांस लेते हुए उनके हिलते हुए सीने देखकर अहमद का दिल मोहब्बत से भर गया। अहमद ने अपना हाथ बढ़ाकर उनके बालों को नरमी से सहलाना शुरू कर दिया। तुम दोनों मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसके लहजे में वो मोहब्बत और हफाजत का जज्बा था जो एक बाप ही महसूस कर सकता था, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक खालीपन भी था। फातिमा को बालकनी में बंद करके उसने जो सख्त रवैया अपनाया था, वो महज अपने माजी के जख्मों का गुस्सा निकालने के लिए था। वो जानता था कि फातिमा बेकसूर है, लेकिन वो उसे वो मुकाम देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो एक बीवी का होता है। सब सिर्फ दादी की ज़िद की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उनके कहने पर शामिल किया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें दिल से अपना लूँगा। उसके ज़हन में फातिमा के लिए सोचते हुए तलखी भर गई, लेकिन जब उसकी नज़रें दोबारा अपने बच्चों पर पड़ी तो वो सब तलख ख्यालात कहीं पीछे रह गए। वो धीरे धीरे उसके रुखसार पर बूसा देकर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता कमरे में सरायत कर रहा था जब अहमद की आंख अपने सीने पर पड़ते वजन से खुली। उसके दोनों नन्हे शहजादे उसके ऊपर चढ़े अपनी मासूमियत से उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। ये रोज़ का मामूल था। अहमद ने आंखें खोलते ही उन दोनों को देखा। वो हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। पापा उठ जाएं, छोटे बेटे ने जिद्दी
लहजे में कहा और उसके गाल पर हाथ मारा। अहमद ने फ़ौरन एक को अपनी बाहों में खींच लिया जबकि दूसरा उसके चेहरे पर बुस्सा देने लगा। अच्छा अच्छा जनाब, जाग गया हूँ, अहमद हंसते हुए बोला और बैठ गया। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया और उसकी शरारतों का भरपूर मज़ा देने लगा। ये दो मासूम फूल उसकी तलख ज़िंदगी में रोशनी की किरण थे, उसके दिल का सुकून, उसकी दुनिया की कुल खुशियाँ। लेकिन अचानक उसके जहन में रात का मंजर घूम गया। फातिमा उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर अपने बच्चों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे शहजादों, तुम दोनों की एक नई दोस्त आई हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। उसके साथ तुम बहुत खेलना और अपनी फरमाइश का खाना बनवाना। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। सच पापा, दोनों ने ब्याक वक़्त कहा और खुशी से खिलखिला उठे। हाँ बिल्कुल, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा और बच्चों के साथ खड़ा हो गया। बच्चे खुशी से उछलते हुए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ गए। जैसे ही अहमद ने दरवाज़ा खोला, उसकी नज़रें नीचे ज़मीन पर गठरी की तरह पड़ी। फातिमा पर जा ठहरी। वह लम्हे के लिए सुन्न हो गया। फातिमा बिल्कुल बेहद हरकत थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो, लेकिन उसका अंदाज कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। फातिमा, अहमद की आवाज़ में हैरत और परेशानी का इम्तिजाज था। वह फ़ौरन झुककर उसके करीब आया। उसके गाल सर्द थे, हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। ये क्या हो गया? अहमद के दिल में एक झटका लगा। वो लम्हे भर में समझ गया कि फातिमा सो नहीं रही बल्कि बेहोश हो चुकी है। पापा, ये क्या हुआ इनको? बच्चों ने मासूमियत से पूछा। उनकी आंखों में खौफ झलक रहा था। कुछ नहीं मेरे बच्चों, वो ठीक हो जाएंगी, अहमद ने नरमी से कहा और फ़ौरन फातिमा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो तेज़ी से कमरे के अंदर आया और फातिमा को बिस्तर पर लिटा दिया। उसका चेहरा जर्द और होंठ नीले पड़ चुके थे। अहमद ने फ़ौरन हीटर ऑन किया और कंबल उसके ऊपर अच्छी तरह डाल दिया। ये क्या कर दिया मैंने? अहमद ने दिल ही दिल में खुद को कोसा। रात के गुस्से ने उसे अंधा कर दिया था। वो दुल्हन बनी मासूम लड़की जिसे वो बेदर्दी से बालकनी में छोड़ आया था, आज उस हालत में थी। उसने फातिमा के हाथों को नरमी से सहलाना शुरू किया ताकि उनमें खून के रवाने बहाल हो। उसका दिल बेचैन हो रहा था। फातिमा, आंखें खोलो, वो धीरे से बोला, लेकिन कोई जवाब ना आया। बच्चे भी करीब आकर खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। अहमद ने एक नज़र बच्चों पर डाली। उनके चेहरों पर खौफ था। ये सब मेरी गलती है, अहमद के दिल ने गवाही दी। वो अपनी बेरहमी पर शर्मिंदा था, लेकिन उस वक़्त उसकी पहली तरजीह फातिमा को होश में लाना था। उसने जल्दी से पानी का गिलास लिया और एक दो बूंदें फातिमा के होंठों पर टपकाईं। थोड़ी देर के बाद फातिमा के बंद पलकों में हल्की सी जंजिश हुई। जिस उसने आहिस्ता से आंखें खोली। अहमद के चेहरे पर बेचैनी और परेशानी वाज़ेह थी, लेकिन उसके होश में आते ही उसने अपने चेहरे पर सख्ती का हौल चढ़ा लिया था। फातिमा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी, बल्कि फ़िक्र नुमाया थी। फातिमा ने धुंधली नज़रों से उसे देखा, फिर कमज़ोर लहजे में बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अहमद ने गहरी सांस ली। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन उसके अंदर एक तूफ़ान बरपा था। उसकी तबीयत अब भी भारी लग रही थी। अहमद के चेहरे पर पिछले शब के तलख लम्हात का साया वाज़ेह था, मगर उसने खुद को सख्त ज़ाहिर करने की भरपूर कोशिश की। वो कुछ कहने को था, लेकिन उसके बेटों ने फातिमा की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। छोटे बेटे अब्दुर्रहमान ने तोतली ज़ुबान में कहा, मैं सोनू हूँ और ये मेरा भाई। पापा कहते हैं कि आप हमारी नई दोस्त हैं। वह मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपने छोटे हाथ फातिमा की तरफ बढ़ा रहा था। फातिमा ने हैरत और कुछ और ना समझी इसे उसकी तरफ देखा। अब्दुर्रज़ा, जो अब्दुर्रहमान से थोड़ा बड़ा लग रहा था, फ़ौरन बोला, हाँ, हमें पापा ने बताया कि आप हमारे साथ खेलेंगी। फातिमा ने उनकी मासूम बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन उनकी तोतली ज़ुबान और लहजे ने उसे उलझन में डाल दिया। अहमद ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, ये अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रज़ा हैं, प्यार से मैं उन्हें सोनू और कुकू कहता हूँ। फातिमा ने बच्चों की जानब मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, लेकिन अहमद की आवाज़ में सख्ती लौट आई। याद रखना फातिमा, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया है, इनके साथ उसने सलूक से पेश आना होगा। अगर मुझे इनकी तरफ से
तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये कहकर अहमद बिना रुके वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जैसे मज़ीद कुछ कहने या सुनने की गुंजाइश ना हो। फातिमा के दिल में एक बार फिर वही बेबसी का एहसास लौट आया, लेकिन इसने बच्चों की तरफ देखा जो तजस्सुस और खुशी से उसके करीब हो रहे थे। अब्दुर्रहमान, जो काफ़ी मासूम और शर्मीला लग रहा था, बिस्तर पर चढ़कर फातिमा के पास बैठ गया। अब्दुर्रज़्ज़ाक, जो थोड़ा शौक और चिलबला था, फ़ौरन बोला, अब हमारे साथ खेलेंगी ना? पापा ने कहा है कि आप हमारे लिए कहानियाँ सुनाएंगी और हमें खाना भी देंगी। फातिमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अब्दुर्रज़्ज़ाक की तरफ देखा। कहानी? कौन सी कहानी? अब्दुर्रहमान ने झिझकते हुए कहा। प्रिंस और प्रिंसेस वाली। उसकी तोतली आवाज़ और शर्मीला अंदाज फातिमा के दिल को छू गया। फातिमा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा, तो आप दोनों कहानी सुनना चाहते हैं? अब्दुर्रज़्ज़ाक ने फ़ौरन कहा। हाँ, लेकिन पहले आप अपना नाम बताएं। पापा ने कुछ नहीं बताया। फातिमा ने हल्के से कहा, मेरा नाम फातिमा है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, आप प्रिंसेस हैं। हमारी ये लफ्ज़ सुनते ही फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने अब्दुर्रहमान को अपने करीब खींच लिया और उसकी पेशानी पर बुस्सा दिया। अब्दुर्रज़्ज़ाक ने फ़ौरन एहतजाज किया, मुझे भी। फातिमा ने हंसते हुए अब्दुर्रज़्ज़ाक को भी गले से लगा लिया। वो दोनों बच्चे उसके दिल का बोझ कुछ लम्हों के लिए कम कर गए। थोड़ी देर तक वो उनसे बातें करती रही। अब्दुर्रज़्ज़ाक ने अपने खिलौनों के बारे में बातें की, जबकि अब्दुर्रहमान ने बताया कि उसे कहानियों से बहुत मोहब्बत है। अहमद वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि फातिमा बच्चों के साथ बातों में मसरूफ़ है। एक लम्हे के लिए उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया, लेकिन वो फ़ौरन अपने सख्त रवैये की तरफ लौट गया। ये सब कुछ दिखावे के लिए ना हो। फातिमा, मुझे किसी किस्म का ड्रामा बर्दाश्त नहीं। वो कमरे में चलते हुए बोला। फातिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने धीरे से कहा। ये देखना बाकी है, अहमद ने सर्द लहजे में कहा और बच्चों की तरफ बढ़ा। चलो, आप दोनों नाश्ता करते हैं। बच्चे खुशी से उछलते हुए उसके साथ चल पड़े, लेकिन कमरे में मौजूद खामोशी फातिमा को फिर से अपने अंदर तन्हाई का एहसास दिलाने लगी। वो जानती थी कि अहमद का दिल जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन इन मासूम बच्चों की मोहब्बत ने उसके दिल में एक नया हौसला पैदा कर दिया था। फातिमा ने थोड़ी देर खुद को संभाला और बिस्तर से उतरकर वॉशरूम चली गई। ठंडे पानी के छींटों से अपने चेहरे को धोने के बाद उसने आईने में अपनी थकी हुई सूरत को देखा। आंखों की सुर्खी और चेहरे की थकन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को मजबूत करने की कोशिश की। फ्रेश होकर जब वो कमरे में वापस आई तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपने बैग को तलाश करने लगी, लेकिन बैग भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अभी तक वो दुल्हन का जोड़ा पहने हुए थी। उसने दुपट्टा एक तरफ को करके खुद को थोड़ा आरामदेह महसूस किया और कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकल आई। चलते चलते उसे नीचे से बच्चों की बातें सुनाई दी, जो किसी फरमाइश के बारे में बात कर रहे थे। उसके कदम बेख्तियार सीढ़ों की तरफ उठे और वो हल्के कदमों से नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर अहमद अपने दोनों बेटों के साथ नाश्ता कर रहा था। तीनों खुश नज़र आ रहे थे और बच्चों की हंसी फातिमा के कानों में पड़ी तो उसे लम्हे भर के लिए अपनी दुनिया की तलखियों को भूल जाने का एहसास हुआ। लेकिन जैसे ही उसने टेबल की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजे से एक औरत की आमद ने उसका दिल एक बार फिर बोझल कर दिया। तानिया हील की टिक टिक करती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसने मॉडर्न लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मेकअप की तह चमक रही थी। अब्दुर्रज़्ज़ाक और अब्दुर्रहमान दोनों ने उसे देखकर मुंह बनाया, मगर अहमद ने मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहा। तानिया सीधी अहमद के पास चली आई और फातिमा के सामने ही बेतकल्लुफ़ से उसे गले मिली। फातिमा ने यह मंजर चुभती हुई नज़रों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके अंदर की औरत बेबस महसूस हो रही थी। तानिया ने तंज़ी हंसी के साथ फातिमा को देखा और बोली, वाह, लगता है तुम्हें शादी का जोड़ा बहुत पसंद आ गया है, जो अभी तक बदला नहीं। या फिर अहमद, तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारी बीवी के पास दूसरा लिबास नहीं है। तानिया की बात पर अहमद ने कहकहा लगाया और बेपरवाही से कहा, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हो चुका हूँ?
फातिमा के दिल पर जैसे किसी ने चोट लगा दी। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो जब्त किए खड़ी रही। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी कि अचानक अब्दुर्रज़्ज़ाक अपनी तोतले ज़ुबान में कुछ बोलने लगा। अहमद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, "श्श, ऐसे नहीं कहते, बड़ी हैं तुमसे।" ये कहते ही अहमद ने तानिया को नाश्ता करने के लिए बैठा दिया और मुलाजमा को आवाज़ दी। फातिमा ने अपना दिल बंद मुट्ठी में लेकर खड़ा रहने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। वो सोचने लगी कि वो अहमद की बीवी है, एक दिन की दुल्हन, लेकिन वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा। उसकी तवज्जो और मेहरबानी किसी और के लिए थी और उसके दिल में ये सवाल उभरा कि तानिया उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती हैं। अभी उसकी आंखों से आंसू गिरता ही था कि अब्दुर्रहमान, जो हमेशा खामोश और शर्मीला रहता था, अपनी कुर्सी से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आ गया। वो मासूमियत से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, "प्रिंसेस, आप बैठ जाएं, अभी आपके लिए भी नाश्ता आ जाएगा।" फातिमा ने अब्दुर्रहमान को हैरत से देखा और उसके अंदर एक नरम सा जज्बा जाग उठा। वो इस मासूम बच्चे की बात मानकर कुर्सी पर बैठ गई। अहमद ने चूम कर अब्दुर्रहमान को देखा। ये वही अब्दुर्रहमान था जो कभी किसी से बात नहीं करता था, हत्ता कि अपने भाई अब्दुर्रज़्ज़ाक से भी कम बोलता था। अहमद के दिल में हैरत और उलझन का एक तूफान उठा, लेकिन उसने उसे ज़ाहिर नहीं होने दिया। उसने फातिमा को एक लम्हे के लिए देखा, लेकिन फिर अपने चेहरे पर वही सख्ती लाकर मुलाजमा को मज़ीद नाश्ते का हुक्म दिया। फातिमा ने अब्दुर्रहमान को अपने करीब खड़ा देखा तो उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी कि शायद इस घर में ये मासूम बच्चे उसका सहारा बन सकते हैं। नाश्ता खामोशी से तनावल किया गया था। अहमद के दफ्तर जाने के बाद फातिमा ने गहरी सांस ली और इर्द गिर्द देखा। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि अब्दुर्रज़्ज़ाक और अब्दुर्रहमान उसके सर पर सवार हो गए। "प्रिंसेस, हमारे साथ खेलो," अब्दुर्रज़्ज़ाक ने इसरार किया, जबकि अब्दुर्रहमान ने भी हाथ थाम लिया। फातिमा एक लम्हे के लिए उलझन में पड़ गई, फिर नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, "ठीक है, लेकिन पहले मैं अपने कपड़े बदल लूँ, फिर हम ढेर सारा खेलेंगे।" अब्दुर्रज़्ज़ाक ये सुनते ही अपनी छोटी टांगों के साथ भागता हुआ किचन की तरफ लपका। "मैं मुलाजमा से पूछ कर आता हूँ, आपका बैग कहाँ है?" उसके कदमों की टिप टिप सुनाई दे रही थी। अब्दुर्रहमान ने फातिमा को अपनी मासूम आंखों से देखा। वो तोतली जुबान में बोला, "प्रिंसेस, आपको पता है, हमें वो बड़े बालों वाली चुड़ैल बिल्कुल पसंद नहीं। वो हर वक्त हमारे घर में आती रहती हैं और पिछले दिनों उसने कोकू को डांटा भी था।" फातिमा ने उसके गोल मटोल चेहरे को मोहब्बत से देखा और लाड से उसे अपनी गोद में उठा लिया। "मेरे प्यारे कुकू, तुम्हें बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारी प्रिंसेस आ गई हैं। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ना ही डांटेगा।" उसने उसके माथे पर नरमी से बूसा दिया। अब्दुर्रहमान उस बात पर मुस्कुरा दिया और फातिमा को लगा जैसे वो एक पल में उस बच्चे के दिल के करीब हो गई हो। उसी दौरान मुलाजमा किचन से निकलकर उनके पास आ गई। वो सवालिया नज़रों से फातिमा की तरफ देखा। फातिमा ने फ़ौरन उसकी तरफ रुख करके नरमी से पूछा, "मेरा सामान कहाँ रखा है?" मुलाजमा ने जल्दी से जवाब दिया, "आपका सामान गेस्ट रूम में रखा हुआ था, लेकिन मैं अभी लेकर साहब के कमरे में रख देती हूँ।" फातिमा ने सर हिला दिया और अब्दुर्रहमान को गोद में उठाए अहमद के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अब्दुर्रज़्ज़ाक भी भागते हुए उसके साथ हो लिया। अहमद के कमरे में दाखिल होते उसने अब्दुर्रहमान को नीचे बिठा दिया। "अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी से बताओ, कौन सा खेल खेलेंगे?" "छुपन छुपाई," दोनों एक साथ बोले और फातिमा उनके कहकों में खो गई। उस एक दिन में ही ये दोनों बच्चे अपने दिल के बहुत करीब महसूस होने लगे थे। वक़्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। उसने सारा दिन बच्चों के साथ ही खेलते, बातें करते और खाते पीते गुजार दिया था। अहमद थके कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। रात के 10 बज चुके थे और पूरे घर में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो सख्त तासुरात के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, यकदम फातिमा मदम आवाज़ सुनाई दी, शोर ना कीजिएगा, बच्चे बहुत मुश्किल से सोए हैं।" अहमद जब भी दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने ही वाला था, एक लम्हे को टटका और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने एक सरसरी नज़र फातिमा पर डाली, जो उसके बच्चों के करीब बैठी उन्हें थपथपा रही थी। वो बगैर कुछ कहे सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम से निकलकर
उसने अपने दोनों नन्हे बेटों पर एक मोहब्बत भरी निगाह डाली। दोनों मासूम चेहरों पर सुकून की चादर तनी हुई थी। वह लम्हा पर रुककर उन्हें देखता रहा, लेकिन फातिमा कमरे में मौजूद नहीं थी। अहमद खामोशी से नीचे चला गया। नीचे पहुंचकर उसकी नज़रें फातिमा पर जा रुकी, जो डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतज़ाम कर रही थी। वो पानी का जग रखते ही दोबारा किचन में जाने लगी कि अहमद ने लंबे कदमों से उससे आगे बढ़कर उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। फातिमा चूम गई और उसकी नम आंखें अहमद के सख्त तासुरात से जा मिली। अहमद ने उसे अपने करीब करते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हारी तरह माइल हो जाऊंगा? तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे गवारा नहीं। मैं सिर्फ अपनी दादी और इन बच्चों की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। खबरदार जो मुझसे किसी किस्म की उम्मीद बांधी। फातिमा ने उसकी बातों को चुपचाप सुना। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से उसके हाथ से छूटकर किचन की तरफ चली गई। अहमद को उसकी खामोशी मजीद खटकी। वो गुस्से से कुर्सी पर बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद फातिमा मीठे की एक डिश लेकर आई। उसने उसे डाइनिंग टेबल पर रखा और खामोशी से अहमद के करीब खड़ी हो गई। अहमद की नज़रें मीठे पर थीं, लेकिन उसके वजूद के करीब होने का एहसास उसे बेचैन करने लगा। अचानक वो गुस्से से दौड़ा, मेरे सर पर क्या खड़ी हो गई हो? जाओ यहाँ से। अहमद की दाढ़ इतनी बुलंद और तलख थी कि फातिमा लरस कर रह गई। उसकी आंखों के किनारे पर आए आंसू उमड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया और खामोशी से वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अहमद ने उसके जाते हुए कदमों को देखा। दिल में अजीब बेचैनी पैदा हुई। वो ये समझने से कासर था कि फातिमा की खामोशी उसे क्यों परेशान कर रही थी। वो जानता था कि वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर उस लड़की का पलट कर जवाब ना देना उसके नाक को मुसलसल चोट दे रहा था। अहमद ने प्लेट की तरह हाथ बढ़ाया, पर खाने का एक लुकमा भी हलक से नीचे ना उतर सका। उसके दिमाग में फातिमा की झुकी हुई आंखें, लरसते हुए हाथ और खामोश आंसू बार बार गर्दिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। न जाने क्यों उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसे फातिमा के साथ अपना रवैया इस तरह का इख्तियार नहीं करना चाहिए था। वो इसकी बीवी थी। जो भी था, इसको उसके साथ बैठकर हर मामला सुलझा लेना चाहिए था। रात के अंधेरे में अहमद कमरे में आया तो फातिमा को वहां ना पाकर यकदम ठटक गया। कमरे की खामोशी उसे काटने लगी थी। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। हैरानी और बेचैनी के मिले जुले जज्बात के साथ वो सोचने लगा, भला इस कमरे के अलावा वो कहाँ जा सकती है। अचानक उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई, जहाँ धुंधले रोशनी में फातिमा का वजूद दिखाई दिया। वो रेलिंग के पास खड़ी थी और उसका सर सरापा एक अजीब बेबसी की कहानी बयान कर रहा था। अहमद के दिल में अजीब सा एहसास जागा। न जाने क्यों वो बेख्तियार कदम उठाते हुए बालकनी में चला आया। वो कुछ कहने ही वाला था कि फातिमा की घुटी हुई आवाज़ ने उसे रोक दिया। फातिमा आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने रब से शिकवा कर रही थी, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे नसीब को तूने इस तरह क्यों लिखा? बचपन से लेकर आज तक तलखियों के सिवा कुछ नहीं मिला। अब शादी के बाद भी ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू जैसे अहमद के दिल पर गिरते चले जा रहे थे। वो बेबसी के आलम में उसकी तरफ देखता रहा। एक लम्हे को दिल किया कि उसे अपने सीने से लगा ले, उसके आंसू पूंछे और कहे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मगर उसी लम्हे न जाने उसे क्या हुआ, उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया और वो चुपचाप पीछे हट गया। अहमद कमरे से निकलकर सीधा राहदारी में मौजूद सबसे आखिरी कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर उसकी नज़र दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी और उसकी आंखों में गुस्से के शोले भड़क उठे। तस्वीर में अहमद और उसकी पहली बीवी रानिया शाहनवाज मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। वो तस्वीर उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर गई। रानिया शाहनवाज अहमद की पहली बीवी थी, जिसने उसकी ज़िंदगी में कदम रखकर उसे एक नई दुनिया दिखाई थी। वो एक सादा मोहब्बत करने वाला इंसान था, जिसकी दुनिया खुशी से मामूर थी। रानिया का सीन चेहरा और उसकी खुश गुफ्तारी ने अहमद को उसके दीवाना
बना दिया था। लेकिन शादी के बाद हकीकत ने उसके ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। रानिया का ख्वाब मॉडल बनना था। उस ख्वाब के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एम्मा को बच्चों से बेहद मोहब्बत थी, मगर रानिया ने साफ कह दिया था कि वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं। अहमद ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उसने अपनी ज़िद बरकरार रखी। फिर एक दिन अहमद को ये खबर मिली कि रानिया ने अपनी मर्ज़ी से दुबाला हमर ज़ाया करवा लिया था। ये जानकर अहमद का दिल टूट गया था। वो अपने इन अनदेखे बच्चों के लिए तड़प उठा, जिन्हें दुनिया में आने का मौका ही नहीं मिला। रानिया के इस रवैये ने उसके रिश्ते में दरार डाल दी थी। फिर जब रानिया तीसरे बार हामला हुई तो एम्मा को डॉक्टर से उसकी खबर मिली। एम्बर ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को किसी भी हाल में बचाएगा। उसने रानिया पर सख्ती की कि वो अब कोई कदम नहीं उठाएगी, लेकिन रानिया ने अहमद के फैसले की परवाह ना की। वो उस दौरान अहमद के बेहतरीन दोस्त बिलाल सदीकी के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर चुकी थी। जब अहमद को उसके धोखे का इल्म हुआ तो वो अंदर से टूट गया, मगर उसने अपने बच्चों के लिए सब्र किया और फैसला किया कि रानिया को तब तक आज़ाद नहीं करेगा जब तक वो इन बच्चों को दुनिया में ना ले आए। रानिया के दागा और झूठ ने अहमद को हमेशा के लिए बदल दिया था। जब उसके बच्चे जुड़वां पैदा हुए तो डिलीवरी के दौरान रानिया का इंतकाल हो गया। अहमद के दिल में उसके लिए मोहब्बत की जगह हमेशा के लिए नफरत ने ले ली थी। वो उसे माफ़ नहीं कर पाया। रानिया के वालिद शाहनवाज साहब ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और ये मशहूर कर दिया कि अहमद ने अपनी बीवी को कत्ल किया। लेकिन अहमद ने अपने ताल्लुकात और असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस इल्ज़ाम को झूठा साबित कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसके बच्चे थे और उनकी खुशियों के लिए वो हर चीज़ से लड़ने को तैयार था। मगर रानिया के धोखे और तलखियों ने उसके दिल को ऐसा जख्म दिया था कि वो कभी भर ना पाया, और वो औरतों के मामले में इतना बददिल हो गया कि वो किसी को भी मुखलिस नहीं समझता था। वो हर औरत को दगाबाज कहता था। यही वजह थी कि वो चाहकर भी अपना रवैया फातिमा के साथ बेहतर नहीं कर पा रहा था। वक़्त मामूल की रफ्तार के साथ गुजरता चला जा रहा था। फातिमा अपना ज़्यादातर वक़्त बच्चों के साथ गुजार दिया करती थी, जबकि अहमद हमदान अपने काम से काम रखता था। ना वो ज़्यादा फातिमा को परेशान करता था और ना ही उसको बिला वजह अब कोई बात कहता था। तकरीबन इन दोनों की शादी को 1 महीने का अरसा बीत गया था। आज भी मामूल का ही दिन था। नाश्ता मामूल के मुताबिक हो रहा था। फातिमा, अहमद और दोनों बच्चे हंसी मजाक में मसरूफ़ थे। बच्चे अपनी बातों से माहौल को खुशगवार बनाए हुए थे और फातिमा उनकी बातों में खोई हुई थी। अहमद भी खामोशी से नाश्ता कर रहा था, मगर कभी कभार बच्चों की बातों पर मुस्कुरा देता। अचानक हील की टिक टिक की आवाज़ ने कमरे का सुकून तोड़ दिया। सबकी नज़रें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गईं, जहाँ से तानिया वकार अपने मखसूस खुद एतमादी के साथ अंदर दाखिल हो रही थी। उसके कदमों की मजबूती और चेहरे की मुस्कुराहट किसी मंसूबे का पता दे रही थी। तानिया को देखते ही अहमद के चेहरे पर हैरत और खुशी की झलक आई। वो फौरन अपनी जगह से उठा और उसके करीब जाकर गर्मजोशी से गले मिला। तानिया, तुम यहाँ? ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं अभी तुम्हारे पास ही आने ही वाला था। अहमद के लहजे में खुशगवार हैरत और अपनायत थी। ये मंजर देखकर फातिमा के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। अहमद की तानिया के लिए गर्मजोशी और अपनायत ने उसके दिल में छुरी चलाई थी। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से इन दोनों को देखा, मगर खामोश रही। अहमद तानिया को अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आया और अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, बताओ क्या लोगी? फातिमा अभी बना देगी। ये सुनकर फातिमा की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने अपनी प्लेट को ज़ोर से मेज़ पर रखा और गुस्से से बोली, मैं किसी गुलाम नहीं हूँ जो हर किसी की चाकरी करती फिरूं। अहमद हैरत से उसे देखता रह गया। ये पहला मौका था जब फातिमा ने उसके सामने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। उसकी पुश्त को देखते हुए अहमद के चेहरे पर बेयकीनी और गुस्से के सार नुमाया थे। फातिमा तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जैसे अहमद के अंदर किसी तूफान को जन्म दे गई। वो अहानत के एहसास से अंदर ही अंदर भड़क उठा। तानिया, जो ये मंजर खामोशी से देख रही थी, मौका गनीमत जानकर अहमद का हाथ थामते हुए बोली, अरे दफ़ा करें,
ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ना तो खिदमत करना आता है और ना ही बात करने की तमीज़। मैं तो ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगी, तुमने नाश्ता कर लिया तो चलो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। अहमद ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा हो। उसने सर को हाँ में हिलाया, मगर जाते वक्त अपने दोनों बच्चों को प्यार करना नहीं भूला। जब वो दरवाजे से निकल रहा था, उसकी नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि रात को वापसी पर वो फातिमा से ज़रूर बात करेगा और उसके रवैये का हिसाब लेगा। अहमद के जाते ही घर में खामोशी छा गई। फातिमा अपने कमरे में बंद आंखों में आंसू लिए अपने नसीब पर गौर कर रही थी। वो इस एहसास से नहीं निकल पा रही थी कि अहमद की ज़िंदगी में तानिया जैसे लोगों की जगह हमेशा मौजूद रहेगी और उसके लिए सिर्फ समझौते और बर्दाश्त का रास्ता ही बचा है। रात की तारीकी अपने अरूज पर थी और घर के अंदर एक पूरी इस रात सुकून छाया हुआ था। फातिमा अपने कमरे में बैठी खामोशी से अपनी सोचों में गुम थी। आज का दिन उसके लिए बेहद भारी गुजरा था। सुबह के वाक़ये ने उसके दिल को बहुत दुख पहुंचाया था और उसके बाद से वो खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रज़्ज़ाक ने दिन पर अपनी प्रिंसेस को खेलने के लिए बुलाया था, मगर वो हमेशा के बरक्स उनकी बातों को नज़रअंदाज करती रही। दोनों मासूम बच्चे अपने मखसूस शिकवे लिए उसके आसपास मंडलाते रहे, मगर फातिमा की खामोशी उनके मासूम दिलों को भी उलझा गई थी। रात के करीब 10 बजे अहमद हमदान घर लौटा। उसके कदमों की चाप में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने दरवाज़ा खोलते ही अपने कोट को एक तरफ फेंका और सीधा मुलाजमा को बुलाया। फातिमा को कहो कि नीचे आए। अभी उसके लहजे में सख्ती और जब्त की झलक थी। मुलाजमा हिचकिचाते हुए फातिमा के कमरे की तरफ गई और उसे अहमद के हुक्म से आगाह किया। फातिमा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी इम्तिहान के लिए तैयार कर रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और जैसे वो लॉन्च में दाखिल हुई, अहमद की नज़र उस पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियाँ भड़क रही थीं। उसने फातिमा को देखते ही अपनी जगह से उठकर चंद कदम उसकी तरफ बढ़ाए। तुम्हें क्या लगता है, वो गरिश्तदार आवाज़ में बोला, कि तुम इस तरह का रवैया रखोगी और मैं उससे बर्दाश्त कर लूँगा? फातिमा ने अपनी नज़रें झुका लीं, मगर खामोश रही। सुबह तुमने क्या किया? उसकी जुर्रत तुम्हें कहाँ से मिली मेरी बात काटने की, मेरी मेहमान की बेइज्जती करने की? वो उसके करीब आया तो फातिमा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार ने उसके कदम रोक दिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फातिमा ने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में कहा। गलत नहीं किया? अहमद की आवाज़ बुलंद हुई। तुम्हारी ये मिडिल क्लास हरकतें मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, समझी तुम? ये मेरा घर है, यहाँ मेरे असूल चलते हैं, तुम्हारे नहीं। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो अपनी जगह पर खड़ी रही। यही तो मसला है अहमद, ये घर है मगर लगता नहीं। आपका रवैया, आपके असूल, सब कुछ यहाँ कैद जैसा महसूस होता है। अहमद उसकी बात पर एक लम्हे के लिए ठटका, मगर फ़ौरन उसकी आंखों में दोबारा गुस्सा उमट आया। ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने डाला? किसी ने नहीं। फातिमा ने अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने दिल से महसूस किया। आप मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल ही नहीं करना चाहते, तो फिर ये शादी क्यों, ये रिश्ता क्यों? तुम्हें ज़रूरत नहीं है सवाल करने की। अहमद दाड़ा, जो कहा जाए बस वो करो। फातिमा ने अपना सर उठाया और कहा कि मैं आपके कमात पर चलने वाली कठपुतली नहीं हूँ। अहमद, मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे भी जज्बात हैं। इस लम्हे के लिए अहमद ने अपनी नज़रों में नरमी का सार दिखाए, मगर उसका दिल माजी की तलखियों में जकड़ा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और पीछे हटते हुए बोला, अब जाओ और आइंदा मेरे सामने ये रवैया ना दिखाना। फातिमा खामोशी से मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ चल दी। अहमद ने उसे जाते हुए देखा और दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। वो जानता था कि उसका गुस्सा जायज़ नहीं था, मगर उसके अंदर का दर्द और तलखियाँ उसे हर बार जीत जाती थीं। रात के सन्नाटे में दोनों की खामोशी उसके दिल में शोर मचाती रही, पर कोई भी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो लॉन्च में बैठ गया था। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। दिल चाहता था कि वो कुछ कर बैठे, मगर वो बहुत मजबूर था। तकरीबन 1 घंटा उससे लड़ने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी जा रही थी
और बाहर से आती हवा के साथ पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। अहमद आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ। थकन उसके चेहरे पर नुमाया थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों बच्चे बिस्तर पर गहरी नींद सो रहे थे और फातिमा एक तरफ को रुख किए आंखों पर हाथ रखे लेटी हुई थी। कमरे में हल्की सी गिटी हुई सिसकियां गूंज रही थी जो अहमद को फौरन महसूस हुई। इसने अपनी टाई ढीली करते हुए एक लम्हे के लिए फातिमा पर नज़र डाली। उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो जो हमेशा गुस्से में रहता था आज अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। खामोशी से बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। फातिमा का सिसकना उसके दिल पर वार कर रहा था। कुछ देर वो खुद से लड़ता रहा, फिर हिम्मत जमा करके धीमी आवाज़ में बोला, बच्चे सारा दिन ठीक रहे? फातिमा ने एक लम्हे के लिए सिसकियाँ रोकी और थोड़ा झिझक कर सर हिला दिया। जी ठीक थे। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी, मगर उसने अपनी तकलीफ छुपाने की नाकाम कोशिश की। अहमद ने हल्की सी खंगार ली, जैसे अपने अंदर की उलझन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो। अब्दुर्रहमान ने कल स्कूल का होमवर्क कर लिया था। फातिमा ने आंखों पर रखा हाथ आहिस्ता से हटाया और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ कर लिया था। वो हमेशा अपनी चीज़ों में वक़्त पर ही रहता है। अहमद ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ अभी भी कांप रही थी। वो दिल में पशेमान हुआ, मगर अल्फाज उसके गले में फंस गए। और अब्दुर्रज़्ज़ा वो ठीक रहा? फातिमा ने सर को हल्का सा जंजिश दी। जी वो भी। वो दोनों आज बहुत खुश थे। अहमद ने आहिस्ता से पहलू बदला और उसकी जानब देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? ये सवाल सुनते ही फातिमा की आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसने रुख दूसरी तरफ कर लिया ताकि अहमद उसके चेहरे के तासुरात ना देख सके। जी मैं ठीक हूँ, वो धीमी टूटी आवाज़ में बोली। अहमद के पेशाने पर शिकने नमूदार हुई। उसने महसूस किया कि ये ठीक सिर्फ एक लफ्ज़ था, हकीकत नहीं। वो खामोश रहा, मगर दिल में एक जंग जारी थी। वो कहना चाहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मगर ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अहमद ने आहिस्ता से अपनी उंगलियां मरोड़ी और फिर सरगोशी में बोला, फातिमा मैं कुछ ज़्यादा सख्त हो गया था। फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी सिसकियां थम गई। अहमद ने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। वो चाहता था कि उन दोनों के दरमियान ये तलख रिश्ता बहाल हो जाए, लेकिन शायद अभी बहुत सी दीवारें उन दोनों के दरमियान मौजूद थीं जो गिरना बहुत ज़रूरी थी। वो अपना गुस्सा किसी कीमत पर काबू में नहीं रख पाता था, जबकि वो मासूम आगे से पहल नहीं कर पाती थी। रात देर तक जागने के बायस उसकी आंखें थोड़ी देर से खुली। धूप की हल्की किरणें खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। जब उसने बेध्यानी से बिस्तर पर करवट ली, कमरे में तायराना निगाह डाली, तो ना अहमद मौजूद था और ना ही दोनों बच्चे। उसने पेशानी पर बट डाले, एक पल के लिए सोचा और फिर अपने उलझे बालों को जल्दी से जोड़े में समेट लिया। रात की बातें जहन में घूमने लगी। अहमद का रवैया और उसकी बातें याद करके उसका दिल एक बार फिर बोझल होने लगा। लेकिन उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर नीचे आई तो नीचे का मंजर ही अलग था। मुलाजमाएं इधर उधर भाग रही थीं, फूलों की सजावट हो रही थी और गार्डन एरिया में बैनर्स और गुब्बारे लगाए जा रहे थे। हैरत से उसने इर्द गिर्द देखा और बच्चों को तलाश किया, मगर वो कहीं नज़र नहीं आए। वो सीधा किचन में गई, जहाँ मुलाजमा बर्तन तरतीब दे रही थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने नरमी मगर हैरत से पूछा। मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेगम साहिबा आज दोनों बच्चों की सालगिरह है। सर ने कल रात ही इंतजामात का हुक्म दिया था। गार्डन में सब तैयारी हो रही है और बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं। फातिमा के चेहरे पर पल के लिए खुशी की झलक आई, लेकिन फिर एक अनजानी उदासी ने उसे घेर लिया। दिल में ख्याल आया कि अहमद ने उसे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, मगर ये सब छोड़कर उसने खुद को संभाला और गार्डन की तरफ बढ़ गई। बाहर पहुंची तो मंजिल दिलकश था। बच्चे खुशी से कहे लगा रहे थे, गुब्बारों के साथ खेल रहे थे और अहमद कुछ हदायत दे रहा था। मगर उसके करीब एक और मौजूद था, तानिया। वो बेहद पुरकशिश लिबास में मलबूस हंसती मुस्कुराती अहमद के साथ खड़ी थी। फातिमा का दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। आंखों में
चुपती सी कैफियत पैदा हुई, मगर उसने खुद को मजबूत किया। दोनों बच्चों की तरफ जाना बढ़कर उनके चेहरे पर हाथ फेरा और उन्हें गले से लगाया। अब्दुर्रहमान खुशी से चमका। प्रिंसेस देखें, पापा ने सब कुछ हमारे लिए किया है। हाँ मेरा छोटा बालू, बहुत खूबसूरत लग रहा है सब कुछ, फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर अहमद की तरफ बढ़ी। आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ धीमी और शिकवा अमेज थी। अहमद ने लब खोले ही थे कि तान्या ने बात काट दी। क्यों बताते? तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का क्या काम ऐसे यूनिट्स में? उसका लहजा जहरीला था और आंखों में तहरीर थी। फातिमा ने हैरत और गुस्से से मिले जुले जज्बात के साथ उसकी तरफ देखा और जवाब देना चाहा, मगर अहमद ने फ़ौरन मुदाखलत की। बस करो तानिया। उसका लहजा सख्त और हुक्माना था। फातिमा मेरी बीवी है और इन बच्चों की माँ। तुम्हें कोई हक नहीं इसे नीचा दिखाने का। तानिया शर्मिंदा रह गई। उसकी आंखों में बेयकीनी थी और वो एक पल के लिए कुछ बोल ना सकी। फातिमा भी हैरान थी, जैसे अहमद उसके उस रवैये पर यकीन ना कर पा रही हो। उसने धीरे से अहमद की तरफ देखा, जो अब भी सख्त चेहरे के साथ तानिया को घूर रहा था। फातिमा, तुम्हें बताने का वक़्त नहीं मिला। मैं जानता हूँ, मुझे बताना चाहिए था, अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा। फातिमा ने बेयकीनी से सर इस्बात में हिला दिया। अहमद ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। जाओ, बाकी की तैयारियां देख लो। वो धीमी लेकिन मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में बोला था। फातिमा तो गश खाने के लिए दर पर आ गई थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जो सुन रही है वो हकीकत पर मबनी है। अहमद हमदान, जो उसका मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता था, अब भी उसके खातर तानिया वकार को जलील कर चुका था। तानिया अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बेमानी लगने लगी। वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा, जो अब भी खुशी से खेल रहे थे। उसका दिल भर आया, मगर उसने खुद को संभाला और उसके पास जाकर उनकी खुशी में शामिल हो गई। अहमद दूर से खड़ा ये सब देख रहा था, जैसे अपने फैसले पर मुतमिन हो। वक़्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। बाग रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ रंगीन गुब्बारे, दिलकश सजावट और खुशियों का माहौल था। मेहमान आ चुके थे। हंसी मजाक और बातों की गूंज माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। फातिमा गहरे नीले रंग के दिलकश लिबास में मलबूस अपनी सादगी के बावजूद बेहद हसीन लग रही थी। वो मेहमानों को खुशामदीद कहने और सबका ख्याल रखने में मसरूफ़ थी। बच्चों की सालगिरह का वक़्त आन पहुंचा। अहमद ने एक बुलंद आवाज़ में सबको केक की तरफ बुलाया। अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रज़ाक खुशी से चहकते हुए केक के पास आ गए और अहमद भी उनके साथ खड़ा हो गया। केक पर लगी मोमबत्तियाँ रोशनी दे रही थीं, लेकिन अचानक अहमद की गहरी आवाज़ गूंजी। फातिमा, फातिमा, जो एक तरफ खड़ी थी, अचानक घबरा कर रुक गई। उसने हैरत से अहमद की तरफ देखा, जो उसे इशारे से अपने पास बुला रहा था। वो पल भर के लिए झिझकी, लेकिन फिर जल्दी से कदम उठाते हुए केक के करीब पहुंच गई। अहमद ने अपनी मजबूत आंखों से उसकी जानब देखा, जैसे सब कुछ कहने के लिए सिर्फ वही लम्हा काफ़ी हो। फातिमा की धड़कन बेतरतीब थी। वो अपने हाथों की मजबूती से मुट्ठी में बंद करते हुए वहां पहुंची। जैसे वो करीब आई, अहमद ने नहायत आराम से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे अपने करीब कर लिया। मेहमानों की नज़रें उन दोनों पर जम गई और फातिमा शर्म से नज़रें झुका दी। आओ केक काटते हैं। अहमद के आवाज़ में नरमी थी। अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रज़ा खुशी से तालियां बजाने लगे और जैसे चारों ने मिलकर चाकू पकड़ा, मेहमानों की जानब से तालियां गूंज उठी। माहौल खुशी से भर गया। केक काटने के बाद अहमद ने सबके दरमियान से पहला टुकड़ा उठाया और फातिमा की तरफ बढ़ाया। वो हैरत ज़दा थी। उसने लम्हे के लिए अहमद की आंखों में देखा, जो अजीब से सुकून का इजहार कर रही थी। अहमद ने धीरे से कहा, यह सब तुम्हारे बगैर मुमकिन ना होता। फातिमा की आंखों में नमी तैरने लगी। वो बेयकीनी के से केक का टुकड़ा लेकर खाने लगी। मेहमानों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन फातिमा का दिल बेकाबू हो रहा था। अचानक अहमद ने कुछ कदम पीछे हटाए और सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेहमानों के दरमियान हलचल मच गई। फातिमा ने हैरत से उसे देखा। अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फातिमा, मैंने तुम्हें समझने में देर की, लेकिन अब मज़ीद देर नहीं करना चाहता। तुमने न सिर्फ इन बच्चों को बल्कि मुझे भी
अपनी मोहब्बत से जीत लिया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपने हर सख्त लफ्ज़ और हर रवैये के लिए। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी ज़िंदगी आसान बना सकूं? फातिमा के आंसू अब रुखसानों पर बह निकले। उसने किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर एम्मा की तरफ झुककर उसे गले से लगा लिया। तालियां और मुबारकबाद की आवाज़ें माहौल को मज़ीद पुरजोश कर रही थीं। सबको यकीन ही नहीं आ रहा था वो जो चाहती थी वो सब उसे हासिल हो रहा था। बेशक अहमद हमदान 2 बच्चों का बाप था, मगर उसके साथ रहते हुए वो इस बात को समझ गई थी कि वो अपनी बहवीली बीवी का कातिल नहीं है। उसने कोई कत्ल नहीं किया है, बल तकरीबन उस 1 महीने के दौरान वो अहमद हमदान की हर खूबी से वाकिफ़ हो गई थी कि वो इंसान दिल का कितना नरम है। हाँ, गुस्सा कर जाता है, मगर अपने रिश्तों से बहुत मोहब्बत करता है। 4 महीने जी मामा की जान, अभी पापा आ जाएंगे तो हम सब बाहर मिलकर खाना खाने जाएंगे। आप पहले जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें ताकि पापा गुस्सा ना करें। वो कमरे में बैठी उन दोनों को स्कूल का होमवर्क करवा रही थी और साथ साथ उन्हें लालच भी दे रही थी। जबकि अब्दुर्रहमान तो फ़ौरन उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। जबकि अब्दुर्रज़ा उठकर उसकी गोद में बैठ गया था। उसके चेहरे पर अपने लाभ रखते हुए बोला था, प्रिंसेस पापा को कहना कि हमें झूला भी झुलाएं। वो मज़ीद कुछ कहता इससे पहले ही अहमद कमरे के अंदर दाखिल हुआ था और अपनी खूबसूरत दुनिया को देखकर दिल से मुस्कुराया था और करीब आकर अब्दुर्रज़ा के चेहरे को चूम लिया था और फातिमा के माथे पर मोहब्बत भरा बूसा दिया था। साथ में अब्दुर्रज़ा को देखते हुए कहा था कि अगर तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो लाजमी झूला झुलाऊंगा और नहीं तो फिर भूल जाओ। जबकि अब्दुर्रज़ा फ़ौरन अपनी माँ को गोद से उतरकर जल्दी जल्दी काम करने लगा था। जबकि अहमद फातिमा को अपने सीने से लगाते हुए सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला था, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया में आने का शुक्रिया। तुम्हारे वजूद से मेरा घर रौनक है। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। जबकि वो तो नहाल हो गई थी। ऐसे खूबसूरत अल्फाज उसे हमदान की तरफ से सुनने को मिलते ही रहते थे। उसे अपना आप बहुत ही खुशकिस्मत महसूस होता था। अहमद ने उसे अपने माजी के मुतल्लिक हर शय से आगाह कर दिया था। जिसके बाद उसने अहमद के कदमों में बैठकर कहा था, हर औरत बेवफा नहीं होती, हर किसी का मयार मुख्तलिफ होता है। मैं वादा करती हूँ कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। और ये बात हकीकत थी। उसने वाकई उसके बच्चों को अपना बच्चा तस्लीम किया था और उसके साथ एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। जो सब्र करते हैं कुदरत उन्हें फल से लाजमी नवाजती है और उसे भी सारी ज़िंदगी का सब्र अहमद की सूरत में मिल ही गया था।